हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणा राठौर आरजी एग्जाम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक जो चल रहा था धातु और अधातु, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। राजस्थान जो धातु की जो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे थे, उसके अंदर आज हम लोग क्या करेंगे, जल के साथ में अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है। धातु की जब हम लोग क्या करते हैं, जल के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड प्लस H2 प्राप्त होता है। धातु ऑक्साइड फिर उसके बाद में जो है वो जल के साथ में वापस अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, धातु हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो यहाँ पे जो सोडियम और जो पोटेशियम है वो क्या करता है, ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया करने के बाद में वो ज्यादा तेजी से अभिक्रिया करते हैं। और ये जो अभिक्रिया होती है वो कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब जो उत्पाद है उसमें ऊष्मा निकलती है, जिस वजह से क्या होता है, ये जो H2 होता है वो क्या होता है, आग पकड़ लेता है और वो जलने लग जाता है। फिर उसके बाद में आगे देखो तो क्या होता है, जो सोडियम है वो हाइड्रोन H2O के साथ में अभिक्रिया करके बनाएगा यहाँ पे पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल, ऊष्मीय ऊर्जा, उस वजह से ये जो हाइड्रोजन है वो कैसा जलने लग जाता है। इसी के साथ में क्या हो जाए, यहाँ पे सोडियम है वो भी क्या करेगा, H2O के साथ में अभिक्रिया करके NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और H2। लेकिन यहाँ पे जो H2 है वो कैसे होने लग जाएगा, यहाँ पे जलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये जो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है उसकी वजह से क्या होता है, ये जो H2 है वो क्या होने लग जाएगा, आग पकड़ने लग जाएगा और वो जलने लग जाएगा। उसी के साथ में देखो अलग अलग जो धातुएं होती हैं वो जल की अलग अलग अवस्थाओं के साथ में अभिक्रिया करती है। कुछ है जो ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया करती है। ठंडे जल के साथ में जैसे मैं बताया, सोडियम और पोटेशियम वो क्या करेगी, ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया करेगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा तेजी से अभिक्रिया करती है, जिस वजह से उनके साथ में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो जो H2 है वो क्या करेगा, उस ऊष्मा की वजह से आग पकड़ लेता है। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि उनको खुली ठंडे जल के साथ संपर्क में नहीं रखना चाहिए। फिर है कैल्शियम। तो कैल्शियम वो क्या करता है, जल के साथ में क्या करता है, धीमी अभिक्रिया करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, या उत्सर्जित जो ऊष्मा है वो क्या होती है, H2 को जलाने के लिए इनफ नहीं होती है, पर्याप्त नहीं होती है। तो यहाँ पे जो जल है, जो कैल्शियम के साथ में अभिक्रिया होगी ना, वहां पे H2 जलेगा तो नहीं, लेकिन उसी के साथ में क्या हो जाएगा, कैल्शियम है वह H2 के साथ में अभिक्रिया करके बनाएगा यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। अब यहाँ पे ये जो H2 गैस प्राप्त हुई ना, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे बुलबुले के रूप में बुलबुले बन जाते हैं उनका। और ये जो बुलबुले हैं वो उसके बाद में क्या करते हैं, कैल्शियम की सतह के ऊपर चिपक जाते हैं, जिस वजह से वो क्या होती है, जो कैल्शियम धातु है वह जल के अंदर ऊपर तैरने लग जाती है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सतह पर चिपक जाते हैं, जिस वजह से जो कैल्शियम है वह क्या करने लग जाती है, ऊपर तैरना शुरू कर देती है। इसी प्रकार सेम क्या होता है, किसके अंदर होता है, मैग्नीशियम में होता है। मैग्नीशियम वो क्या करता है, शीतल जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन गर्म जल के साथ में अभिक्रिया वो करता है। तो गर्म जल के साथ में अभिक्रिया करने के बाद में वो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसी के साथ में क्या बनाएगा, H2 गैस। यहाँ पे जो H2 गैस प्राप्त हुई ना, वो भी क्या करेगी, बुलबुले बन जाएगी। और जब बुलबुले बन जाएगी तो वो क्या करेगी, मैग्नीशियम की सतह पे चिपक जाएगी। अब जब सतह पे चिपक जाएगी तो जो मैग्नीशियम है वो भी कैल्शियम की तरह क्या करने लग जाएगी, यहाँ पे मैग्नीशियम भी तैरने लग जाएगी। फिर है जो एल्यूमिनियम, Fe, आयरन और जो जिंक है, ये तीनों की तीनों ना तो शीतल ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। ये क्या करती है, जल की भाप के साथ में अभिक्रिया करती है। भाप के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड प्लस H2 गैस बनाती है। तो एल्यूमिनियम H2O के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस H2। फिर है आयरन है, H2 के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा प्लस H2। फिर देखो जो Pb, Cu, Ag और ओरम, ये क्या हो गया, ये तो होती है लेड, ये होता है कॉपर, ये होता है चांदी, ये क्या होता है सोना। ये जो चारों जो धातुएं हैं वो क्या करती है, जल की किसी भी अवस्था के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है, मैंने अभी बताया था आपको। फिर देखो जो खनिज की भूपरपट्टी के अंदर, खनिज क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की जो भूपरपट्टी की जो ऊपर की सतह होती है उसके अंदर क्या होता है, पृथ्वी की सतह के ऊपर क्या होता है, कुछ प्राकृतिक रूप से कुछ पाए जाने वाले तत्व या फिर यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अब देखो जो हम लोगों को खनिज प्राप्त हुआ, उस खनिज के अंदर मान लो कि अगर धातु की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई और जो अशुद्ध पदार्थ होती है उनकी मात्रा थोड़ी कम हो गई, तो अगर उसके अंदर धातु के साथ साथ अवशिष्ट पदार्थ भी पाए जाते हैं, लेकिन जो विशेष धातु होती है उसकी मात्रा क्या होती है, काफी ज्यादा होती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अयस्क बोलेंगे। अगर वो नॉर्मली निकल रहा है, उसके अंदर हमें मात्रा वगैरह का पता नहीं है, तो हाँ वो कैसा क्या हो जाएगा, खनिज हो जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर धातु की मात्रा बहुत ज्यादा है तो हम उसको क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। तो इसी प्रकार हम लोग क्या बोल सकते हैं, सभी जो खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं होते हैं, क्योंकि देखो हम लोगों ने जो भी प्राप्त किया है पृथ्वी की सतह से, जरूरी थोड़ी ना उन सबके अंदर धातु की मात्रा ज्यादा ही हो, लेकिन अगर धातु की मात्रा ज्यादा है तो ही वो क्या कहलाएगा, अयस्क कहलाएगा। तो मतलब क्या हो गया, जो सभी खनिज होते हैं वो क्या होते हैं, अयस्क नहीं होते, लेकिन
जो सभी के सभी अयस्क होते हैं वो क्या होते हैं, खनिज होते हैं। मतलब जितने भी अयस्क है वो कहाँ से प्राप्त होंगे, हमें पृथ्वी की भूपर्पटी से ही प्राप्त होंगे। तो फिर देखो प्लेटिनम और एयू, एयू का मतलब सोना, ये ऐसी धातुएं हैं जो क्या पाई जाती है वायुमंडल में, मुक्त अवस्था के अंदर पाई जाती है। फिर देखो जंग लगना, जंग लगने की जो प्रोसेस होती है उसका हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, O2 और नमी के कारण ही क्या करते हैं, अभिक्रिया करके फिर उसके बाद में फिर क्या कौन सी प्रोसेस होती है, जंग लगने की प्रोसेस होती है। अब देखो जस्तीकरण, जस्तीकरण किसको बोलते हैं हम लोग, देखो मैंने आपको बताया था संक्षारण। संक्षारण में क्या होता है, जो धातु होती है वायुमंडल के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन या फिर किसी भी तत्व से अभिक्रिया करने के बाद में उसका क्षय होने लग जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया जंग लगना, तांबे के ऊपर जो है हरी परत बनना, हरी परत बनना, जो चांदी है उसका काला पड़ना, तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। तो धातुओं को इस संक्षारण से बचाने के लिए हम लोग क्या है ना कुछ अलग अलग तरह की विधियां अपनाते हैं। उन्हीं में से क्या है, जंग से धातु को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर जिंक की या फिर दस्ते की हम लोग क्या करते हैं, एक परत चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या है उस धातु का क्या नहीं होता, संक्षारण नहीं होता, संक्षारण नहीं होता। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जस्तीकरण या फिर यशद लेपन कहते हैं। फिर अब देखो हम लोगों ने जो अलग अलग जो धातुएं होती है उन सभी अलग अलग धातुओं के अलग अलग प्रकार के अयस्क प्राप्त होते हैं, जिनको हम लोग किसी अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि अगर सोडियम होता है, सोडियम वो कितने कितने इन अयस्कों से प्राप्त होता है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, ऐसा आएगा कि भाई सोडा ऐश है वह किस धातु का अयस्क है, फिर चिली साल्ट पीटर है वो किस धातु का अयस्क है। तो इनको ऐसे भी याद करना है। बाकी रासायनिक नाम तो आपको पता ही है, ऐसे मैं बोल भी दूंगी साथ में। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, फिर है सोडियम कार्बोनेट जिसको हम लोग सोडा ऐश भी बोलते हैं, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। यह है Na2CO3.10H2O, इसको बोलते हैं हम धावन सोडा। NaNO3, यह है यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट, इसको हम लोग बोलते हैं चिली साल्ट पीटर। फिर है Na2B4O7.10H2O, इसको हम लोग बोलते हैं टिंकल या फिर बोरेक्स बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो बोरेक्स है वह किस धातु का अयस्क है, तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, सोडियम का। फिर है Na2SO4.10H2O, यह है ग्लोबल लवण। फिर है पोटेशियम, पोटेशियम का अयस्क कौन कौन से हो गया, कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, फिर K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साल्ट पीटर भी बोलते हैं। फिर आ गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट जिसको हम लोग मैग्नेसाइट भी बोलते हैं। फिर है डोलोमाइट MgCO3.CaCO3, फिर है कार्नेलाइट KCl.MgCl2.6H2O, फिर है एप्सम साल्ट, इसका अणुसूत्र क्या है, MgSO4.7H2O। फिर है कैल्शियम, कैल्शियम का जो अयस्क का नाम क्या है यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग मार्बल या फिर लाइमस्टोन भी बोलते हैं। फिर है जिप्सम CaSO4.2H2O, फिर है फ्लोरस्पार CaF2, फोस्फोराइट Ca3PO4 का होल ट्वाइस। फिर है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के अयस्क क्या नाम हो गया, बॉक्साइड, इसको बोलते हैं हम लोग Al2O3.2H2O। फिर है क्रायोलाइट Na3AlF6, फिर है कोरेंडम Al2O3, फिर है डायोस्पोर Al2O3.H2O, फिर है एसन, एसन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैसिटेराइट SnO2। फिर है पीबी, पीबी का क्या होता है, इसका गैलेना, अणुसूत्र क्या है PbS। फिर है सीरुलाइट PbCO3, मेटल मेटलोकाइट, इसका हो जाएगा PbCl2। फिर हो जाएगा कॉपर, कॉपर के यहाँ पे क्या हो गया, कैल्कोपाइराइट CuFeS2, कैल्सोसाइट का क्या होता है Cu2S, फिर है क्यूप्राइट का Cu2O, मेलेकाइट का क्या होता है CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। फिर हो गया एजुराइट 2CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। फिर हो गया Ag का नेटिव सिल्वर Ag। फिर है अर्जेंटाइन, इसका हो जाएगा Ag2S। फिर हो जाएगा केरार्जीराइट AgCl, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉर्न सिल्वर भी बोलते हैं। जो इस तरह के अलग नाम होते हैं उनको भी थोड़ा ध्यान रखना। फिर क्या हो जाएगा जिंक, जिंक का क्या होता है इसका नाम, जिंक ब्लेड ZnS। फ्रेकलनाइट, इसका क्या होता है ZnFeO.Fe2O3। फिर है कैलामीन ZnCO3। फिर है जिंकाइट, जिंकाइट का क्या होता है ZnO, और इसको हम लोग ये कैसा होता है, लाल रंग की जिंक होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है Hg सिनबार, इसका क्या होता है, एस का नाम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, HgS बोलते हैं। Mn पायरुलूसाइड MnO2, मैग्नाइट
MnO2O3 डॉट H2O, ये क्या हो गया, इसका S हो गया। फिर है Fe आयरन, इसका क्या हो गया, मैग्नेटाइट Fe3O4। फिर बाद में है हेमेटाइट Fe2O3, ये किस कलर का होता है, ये रेड कलर का होता है। लेकिन अगर Fe2O3 डॉट NH2O हो तो वो कैसा कैसा हेमेटाइट हो गया, यहाँ पे भूरे कलर का हेमेटाइट हो गया। फिर है लाइमोनाइट Fe2O3 डॉट 3H2O। फिर है सेडेराइट FeCO3। फिर है आयरन पायराइट्स FeS2, इसको हम लोग साथ में क्या बोलते हैं, बेवकूफ सोना भी बोलते हैं। अब देखो अयस्कों के अंदर कुछ अवशिष्ट पदार्थ और कुछ अशुद्धियां पाई जाती है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। और इन अशुद्धियों अयस्कों से इन अशुद्धियों को अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, धातुकर्म कहते हैं। अब इस धातुकर्म के अंदर देखो दो तरह की प्रोसेस होती है। अगर हम लोगों ने जो अयस्क लिया वो अयस्क कैसा हो, कार्बोनेट का अयस्क हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको उच्च ताप पर क्या करेंगे, उसको ऑक्साइड के अंदर चेंज कर देंगे। तो ये क्या हो गया, कार्बोनेट अयस्क हो गया, इसको उच्च ताप पे हम लोगों ने किस में चेंज कर दिया, ऑक्साइड में चेंज कर दिया। तो इसको उच्च ताप पर, किसी कार्बोनेट अयस्क को उच्च ताप पर हम लोग उसके ऑक्साइड के अंदर चेंज कर देते हैं, उसी इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोनेट या जो सल्फाइड अयस्क है, उस सल्फाइड अयस्क को हम लोग क्या करेंगे, उच्च ताप और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, उसके धातु के ऑक्साइड में अगर हम लोग उसको बदल देते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। जैसे कि ZnS, ये कौन सा अयस्क हो गया, सल्फाइड अयस्क है। यहाँ पे इस सल्फाइड अयस्क को हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन और उच्च ताप की उपस्थिति के अंदर हम लोगों ने इसको किस में चेंज कर दिया, ये ऑक्साइड हो गया। ऑक्साइड में चेंज करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। फिर उसके बाद में ये जो धातुओं के जो ऑक्साइड प्राप्त हुए उनसे फिर आगे और भी अभिक्रिया करके हम लोग उससे उनसे क्या प्राप्त कर सकते हैं, धातु प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।